नीट महातोड़ का तीसरा टॉपिक हमारा जो आज स्टार्ट होने वाला है वो क्या है बच्चों? हालांकि ये फिजिक्स का कोई एक इंडिविजुअल चैप्टर तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका योगदान जरूर है, दैट इज वेक्टर। तो पहले मुझे बताओ वेक्टर होता है क्या है? तो हम यहां पर छोटी छोटी कहानी बात करेंगे ना। क्या लिखा है मैंने? फिजिकल क्वांटिटी। बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अपने पढ़ लिया, ऐसी क्वांटिटी जिसको नापा या तोला जा सके। तो यहां पर मैं सिर्फ लिख देता हूं नापा या तोला जा सके, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। फिर फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड करने के लिए क्या करा अपन ने? एक पढ़ा अपन ने किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन? डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। और एक अपन ने पढ़ा किसके अकॉर्डिंग? इंडिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, है ना। तो डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग तो क्या थी बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिराइव्ड। क्या थी बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल। इंडिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग क्या थी बच्चों? फंडामेंटल। क्या थी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो नाउ कहानी आती है हमारे पास अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन प्रॉपर्टी के आधार पर। डायरेक्शन से पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप की हो गई है। एक कौन सी है बच्चों हमारे पास? स्केलर। स्केलर के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? जिसमें केवल और केवल एक तो आएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कौन बोलता था? मैग्नीट्यूड दर्शन, हाँ मैग्नीट्यूड। और एक होता है बच्चों हमारे पास वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आएगा बच्चों? डायरेक्शन भी आ जाएगी। एग्जांपल बताऊं? एक मैंने बोला कि 3 किलोमीटर ट्रेवल किया और एक मैंने बोला 3 किलोमीटर ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ। तो 3 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस हो गई, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ इज डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चर्चा करने वाला हूं, जो कि तुम्हारे 1D में आएगा। डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दो लाइन से समझाऊंगा इसको। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझेंगे अपन बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ। इसको भी दो एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लेते हैं कि तुम्हें क्लासरूम से वॉशरूम बड़ी इमरजेंसी में जाना है, तो तुमने परमिशन ली और तुम क्लासरूम से वॉशरूम की तरफ जा रहे हो। तो अगर इमरजेंसी है तो तुम वॉशरूम तरफ जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता लोगे, दैट इज क्या कहलाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारी इमरजेंसी हो गई खत्म, अब वॉशरूम से तुम्हें वापस कहां जाना पड़ेगा? क्लासरूम। क्या तुम उसी पाथ से जाओगे या घूमते फिरते जाओगे? घूमते फिरते जाओगे, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तुम जितना पाथ कवर्ड कर दो ना, इसे अपन कहो पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब क्लासरूम वॉशरूम से क्लासरूम तक जा रहे हो तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। लेकिन क्लासरूम से वॉशरूम की तरफ जा रहे हो जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इमरजेंसी होगी, तब क्या कहलाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार एक कहानी और बताता हूं मैं तुम्हें। अगर मुझे यहां से जयपुर जाना है बाय ट्रेन तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन यहां से जयपुर जाना है बाय प्लेन तो मैं बाय रोड प्लेन थोड़ी उड़ाऊंगा। डायरेक्शन देखूंगा और उस डायरेक्शन में प्लेन को बोलूंगा चलो चलते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। बाय रोड जाएंगे तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। कम समझ में आ गई क्या कहानी? तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास स्केलर आ गया और वेक्टर आ गया। अब वेक्टर को मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस करवा दिया किसके अकॉर्डिंग बच्चों? फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अब वेक्टर को अपन अपने तरीके से फील कर लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो वेक्टर को फील करने के लिए बड़ी बड़ी नॉर्मल सी कहानी है कि हम यहां पर जैसे मैंने लिखा है 2, क्या लिखा बच्चों मैंने? 2 मीटर, 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो कहानी हो गई कि ये वेक्टर हो गया और ये मेरे लिए किसका रिप्रेजेंटेशन है बच्चों? स्केलर का। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? स्केलर। और ये मेरे लिए कैसा बिहेव करेगा बच्चों? वेक्टर। थोड़ा एसी ऑन कर देना ना बच्चों, जरूरत तो नहीं है वैसे, अगर गर्मी लगे तो कर लेना, अब लग रही है तो कर लो। तो कहानी हो गई मेरे पास 2 मीटर और 2 मीटर, दोनों में कहानी बिल्कुल सेम है। ये क्या हो गया हमारे लिए? वेक्टर हो गया। अब फिजिक्स को मैं एंटर करने जा रहा हूं बच्चों किसके अंदर? मैथ्स के अंदर। अब मैथ्स के अंदर फिजिक्स को एंटर करने के लिए सबसे पहले आता है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक वेक्टर होगा उसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है, और अगर रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का ये है तो इसे क्या बोलेंगे बताइए जरा? ये क्या है बच्चों हमारे लिए? ये मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड था, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों तरफ मॉड्यूलस लगाया जाता है, इसलिए अपन ए वेक्टर का क्या बोला जाएगा बच्चों? मॉड्यूलस भी बोला जाएगा। या फिर तुम ए मॉड्यूलस वेक्टर को केवल ए लिख दोगे तब भी ये तुम्हें मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ए के ऊपर तुमने वेक्टर लगा रखा है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? वेक्टर। याद रखना, अभी से वापस बोल देता हूं, वेक्टर के ऊपर दोनों तरफ मॉड्यूलस लग जाए तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वेक्टर हटा दो तो भी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब चाहे तुम मॉड्यूलस लिखो चाहे तुम ए लिखो, ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर तुमने क्या लगा दिया बच्चों? वेक्टर लगा दिया, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कहानी सबसे पहले लाइन बाय लाइन
टाइप्स पे चलते हैं। सबसे पहला टाइप मैंने क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर, यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन कुछ नहीं बताऊंगा, बड़ा सिंपल सा इसका फंडा है डेफिनेशन का। वो क्या है, बोलो क्या समझ में आया? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास, कलर सेम ही रखूंगा ना हर बार। क्या लिखा है मैंने, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के लिए क्या करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। तीसरा क्या लिखा है मैंने, पैरेलल छोड़ो, मैं लिख देता हूं इसको कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा बच्चों, कोप्लेनर। व्हाट इज द मीन बाय कोप्लेनर? तो मैं यहां पर तुम्हें कहानी समझाना चाहता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, ऐसा करा, ऐसे 0, और ये एंगल कितना आ रहा है, अब हो गया 90, और एक ही ले लिया मैंने, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या होगी मेरे लिए, एक्स डायरेक्शन। ये क्या होगी, वाई डायरेक्शन। ये क्या होगी, जेड डायरेक्शन। इसको समझते हुए चलना कि इस एक्स डायरेक्शन और इस वाई डायरेक्शन से मिलकर जो बनता है प्लेन, इस प्लेन को बताओ कहां से देख सकते हो तुम। इस एक्स वाई प्लेन को देखने के लिए तुम्हें कहां खड़ा होना पड़ेगा, यहां खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है बच्चों, जेड प्लेन, या फिर इसे अपन क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। इसी प्रकार गांव वालों, अगर मैं ऐसा प्लेन बना दूं तो इसे देखने के लिए तुम्हें येलो कलर का व्यक्ति चाहिए होगा, जो कि तुम्हें यहां से देखेगा। इसलिए इसका नाम क्या, कौन सा प्लेन होगा बच्चों, एक्स प्लेन कहलाएगा, या फिर इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, वाई जेड प्लेन। कहानी समझ में आ गई क्या? इसी प्रकार हमारे पास एक और कलर ले लेते हैं, ब्लू। अगर तुम यहां पर हो तो तुम्हें यहां से लटकना होगा देखने के लिए। तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, एक तो एक्स आ गया और एक जेड प्लेन आ गया, लेकिन देख कहां से रहे बच्चों, वाई प्लेन। समझ में आ गया क्या? अब मैं यहां पर कुछ 3-4 वेक्टर बनाता हूं। पिंक कलर दिख रहा है क्या, देखना बच्चा, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। मुझे बताओ कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा वेक्टर जो 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 एक ही प्लेन पर हो। अब बताओ इन सारे वेक्टर में से, ए बी सी डी में से कौन कौन से वेक्टर एक ही प्लेन पे मौजूद है, ए और बी। तो यहां पर लिख देता हूं कोप्लेनर वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और नॉन कोप्लेनर के बारे में क्या कहोगे बताओ, ऐसा वेक्टर जो डिफरेंट प्लेन पर होते हैं। एग्जांपल हो सकता है सी बी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है। चलेगा क्या? तो बहुत सारे एग्जांपल। 5वां क्या लिखा है मैंने, पैरेलल वेक्टर। अब इसमें थोड़ा भागूंगा नहीं, नॉर्मली चलूंगा। ऐसा वेक्टर जो, पहली लाइन इसके लिए मैं लिखूं तो पता क्या लिखूंगा, जो तुम याद रखोगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, नेवर इंटरसेक्ट, जो कभी एक दूसरे को काटे नहीं। या फिर बोलेंगे नेवर मीट, जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं। और क्या बोलेंगे हम इसके लिए, ऐसे बोलेंगे को, हम बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सही बात है कि नहीं, एक दूसरे से कैसे हो, सेम डिस्टेंस पर। अब यहां पर 4th पॉइंट जो तुम मेरी तरफ से याद रखोगे, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बच्चों, बी, तो तुम ऐसे लिख सकते हो बी बराबर लैम्डा ए, या फिर ए बराबर लैम्डा बी। पूछना मत कि लैम्डा क्यों लिखा, आगे बताऊंगा। पैरेलल वेक्टर के लिए मैंने तुम्हारे सामने एक कहानी लिख दी कि इसे अपन क्या बोलेंगे, लैम्डा ए या लैम्डा बी। यूं ही पैरेलल वेक्टर की बात। तो 6th नंबर पे आता हमारे पास बच्चों को पैरेलल वेक्टर हो गया। एक होता है एंटी पैरेलल। क्या लिखा बच्चों, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल के लिए क्या करने वाला हूं देखना, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसके लिए ए लाइन वही है सेम, क्या, नॉट इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे से कभी काटे नहीं। दूसरा क्या बोलेंगे, नेवर मीट। तीसरा क्या बोलेंगे, इक्वी डिस्टेंस। सही बात है। 4th पॉइंट, ये भी ए बराबर लैम्डा आएगा, बस साथ में क्या आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट ई इसमें भी जोड़ता हूं और एक पॉइंट ई इसमें भी जोड़ता हूं कि ये इनकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी सेम। इसलिए ये पैरेलल वेक्टर होते हैं, सेम डायमेंशन नहीं डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन। और एंटी पैरेलल में क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट्स इन
डायरेक्शन। कहानी समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, ई पॉइंट हो गया। अब इसी प्रकार मैं चलता हूं एंटी पैरेलल के साथ। कोइंसाइड वेक्टर, क्या लिखा है मैंने? कोइंसाइड को मैं बोलूंगा कोलीनियर वेक्टर। क्या बोल रहा हूं बच्चों? चाहे कोइंसाइड हो चाहे कोलीनियर हो, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के क्या हो बच्चों? एक दूसरे के माथे चढ़ जाए, ये एक लाइन पर मौजूद हो, इसे कोइंसाइड या फिर कोलीनियर वेक्टर बोलते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये इंटरसेक्ट करते हैं इनफाइनाइट टाइम। समझ गए? इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्ट करते हैं, और इक्विडिस्टेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब दोनों हट गया। इसके लिए भी मैं लिखना चाहता हूं a बराबर लैम्डा बी। हाँ, ये उल्टे सीधे भी हो सकते हैं, तो इसमें एंटी वर्ड नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये a बराबर माइनस प्लस माइनस लैम्डा बी भी हो सकता है, कोइंसाइड वेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आई क्या कहानी? आगे चलते हैं अपन कि हम बात करते हैं अरे कलर दिखेगा नहीं, ये तो है ना, क्या लिखा है मैंने? को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, और एक लिखता हूं बच्चों में कंटिन्यूअस वेक्टर। दो वेक्टर लिखे हैं मैंने, को इनिशियल वेक्टर और कंटिन्यूअस वेक्टर, है ना। तो दोनों को ढंग से समझना क्या कहना चाहता हूं। मान लेते हैं कि हमारे यहां पर क्लास में जो भी मौजूद है कनुष्का, है ना, कनुष्का को हम जो है, बताओ ये क्या बना रहा हूं मैं? दिव्यांगी, कुछ पता चल रहा है क्या बनाया मैंने? ये खाई बनाई, बिल्कुल सही। और इसमें पटक रहे हैं किसको हम? कनुष्का को। ये रही मेरी कनुष्का, दो चोटी के साथ। अरे पाँव उल्टे हो गए चुड़ैल, अब सही है। कनुष्का को बचाने के लिए कौन कौन जाने चाह रहा है? गरीब में तो जाएगा, गरीब में जा रहा है, और तू जा, तू रहने दे बेटा, तेरे जैसे चार लगेंगे। दिव्यांगी तू भी नहीं, दिव्यांगी और वंशिका को दोनों को मिक्स करके भेज देते हैं ना। ठीक है, ओके। तो ये दोनों एक तरफ खड़े हैं, दोनों ने मिलके इसको बचाने की कोशिश करी। कैसे? एक ने इसका हाथ पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, और एक बार कनुष्का ने इसका हाथ, कनुष्का को बचा रहे क्या अपन, एक बार गरिमा ने इसका हाथ पकड़ लिया, है ना। दोनों केस में क्या करा? यहां से गरिमा ने हाथ पकड़ लिया, बनाना तो पड़ेगा, है ना, और यहां से एक तो ये तरीका हो गया। गरिमा ने एक हाथ पकड़ रखा है कनुष्का का, और एक हाथ किसने पकड़ रखा है? दिव्यांगी, और दोनों ने मिलके पकड़ रखा है, दोनों सेम पावर के साथ, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये हो सकता है कि कनुष्का लटकी हुई है और चिल्ला रही कि बचाओ बचाओ, फिर टांगे उल्टी, और उसको बचाने का तरीका ऐसा हो रहा है कि एक जनों ने तो ऐसे हाथ पकड़ रखा है और दूसरे वाले ने ऐसे हाथ पकड़ रखा है। अरे है, खाई है, बिल्कुल है। मतलब क्या हो गया कि एक हाथ इसने पकड़ रखा है, एक हाथ इसने पकड़ रखा, और एक बचाने का तरीका तो ये है। दूसरा बचाने का तरीका है कि एक हाथ किसी ने पकड़ रखा और उसका हाथ किसी और ने पकड़ रखा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, एक दूसरे के पीछे पकड़ के एक दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं। वो मूवी की लेंथ को बढ़ाने के लिए होता है, बस राम 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 राम। लेकिन मेरी कहानी ये है यहाँ पर कि बचाने के दो तरीके। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करो कि कौन कौन से केस में वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और कौन कौन से पॉइंट, कौन से एग्जांपल में वेक्टर लगातार एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। तो तुम देख पा रहे हो कि अगर ये पॉइंट होता तो एक जना यहां से खींच रहा है, एक जना यहां से खींच रहा है, जबकि इस वाले में क्या हुआ, अगर ये पॉइंट है तो एक जना यहां से खींच रहा है और एक जना यहां से खींच रहा है। देख पा रहे हो क्या? तो ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, और इसमें भी एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। तो एग्जांपल समझ में आ गया क्या? कॉन्टिन्यूअस कोइनिशियल वेक्टर आर दोज वेक्टर हु स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, यूनिक पॉइंट, कोइनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। और ऐसे वेक्टर जो एक के खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो जाए, जैसे कंटिन्यूअस वेक्टर। कंटिन्यूअस वेक्टर का एग्जांपल ट्रेन की बोगीज, वो कंटिन्यूअस वेक्टर जैसा बिहेव करती है। और इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? बाहुबली की मूर्ति को उठाते समय जब रस्सी से खींच रहे थे सारे गांव वाले, तो वो 4-5 रस्सी बंधी हुई थी, 4-5 एक ही पॉइंट से बंधी हुई थी, दैट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। समझ में आ गया? अब मैंने इस पर ज्यादा चर्चा करी है तो उसका मतलब कोई ना कोई बात तो होगी इनमें। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास एक चेयर यहां पड़ी थी, क्या पड़ी थी बच्चों? चेयर, और उस चेयर को उठा के पहले मैं यहां लेके आया, लग रही क्या चेयर, फिर चेयर को उठा के मैं यहां लेके आया, तो मैं यार ऐसे घुमा के क्यों लेके गया? मैं चाहता तो इस चेयर को उठा के डायरेक्ट भी तो लेके जा सकता था, और हाँ या ना? इसी प्रकार मैं फिर से ट्राई करता हूं कि एक चेयर है मेरे पास, एक जना यहां से खींच रहा है और एक जना चेयर को इधर से खींच रहा है, ये ए और बी।
तो दोनों केस में समझाना कि ये डायरेक्ट चेयर इधर भी जा सकती थी, लेकिन अपन घुमा के ले गए। इस बारे में क्या हुआ कि एक ने यहां से खींचा, एक ने यहां से खींचा। बताओ चेयर किधर जाएगी इस वाले केस में? इसके बीच में से। सही बात है कि नहीं? लेकिन इसमें चेयर ऐसे जा रही है, तो यहां पर ये जो नया पाथ मिला है इसे अपन बोलेंगे a प्लस बी, विच इज रिप्रेजेंट बाय आर वेक्टर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें भी इसको ऐसे कर दिया और तुम देख पा रहे हो कि ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। होगा या नहीं हुआ? अब बताओ इसमें भी दो लगातार वेक्टर मिल गए क्या? तो क्या ये वापस a प्लस बी आ जाएगा क्या? तो आर वेक्टर फिर से वही मिला के जो पहले मिला था। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि अगर मेरे को एक जना यहां से खींचेगा, एक जना यहां से खींचेगा, मैं कहां जाऊंगा? बीच में से आगे की तरफ। अगर एक जना यहां से खींचे और उसको कोई और खींचे तो मैं इस तरफ ही चला जाऊंगा पूरा। तो वो टॉपिक छोड़ दो, इस पर फोकस करते हैं अपन। तो इसमें शेप कैसा बन रहा है बच्चों? ट्राइंगल। और इसमें शेप कैसा बन रहा है बच्चों? तो ट्रायंगुलर रूल और पैरेललोग्राम रूल के बीच में जो डिफरेंस होता है वही सबसे बड़ा ये है कि अगर दोनों वेक्टर कंटिन्यूअस केस में होते हैं तो वो ट्रायंगुलर रूल यूज में लेंगे जिसमें r बराबर a प्लस बी होगा। समझे क्या? और अगर कोई इनिशियल वेक्टर होंगे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे a और b वेक्टर, समझे क्या? तो उनका भी रिजल्टेंट r बराबर a प्लस बी ही होगा। बस शेप दोनों का क्या है? अलग अलग है। जब दोनों का डिफरेंट शेप है तो तुम्हें अब कंसेप्ट यहां पर एक ये याद रखना है कि दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होने वाला है। क्या बोला मैंने? वापस बोलूं? दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होने वाला है। एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं जिसका नाम क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर। क्या लिखा मैंने? पोजीशन वेक्टर। अब व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? तो तुमने देखा कि मैंने अभी जस्ट 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए थे, एक्स वाई जेड। तुम्हारे हिसाब से मुझे बताओ पोजीशन का मतलब क्या होता है? जैसे चाचा विधायक है, पॉइंट ये नहीं कि चाचा है, पॉइंट ये है कि वो विधायक है। तो विधायक इज द पोजीशन। रेलवे स्टेशन एक पोजीशन है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई कहाँ खड़ा है, मैं तेरे को लेने आया, अरे भाई इंडिया पान वाले के पास खड़ा हूं, इसका मतलब मैं कहाँ खड़ा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पोजीशन फिक्स है मैं उसके रेफरेंस में अपनी पोजीशन बता सकता हूं। इसी प्रकार किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर की पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सा पॉइंट ऐसा है जो फिक्स रहेगा हमेशा? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सा पॉइंट तुम्हें ऐसा लगता है जो हमेशा फिक्स रहेगा? एक ही पॉइंट दिखता है बच्चों, ओरिजिन दिख रहा है क्या? कौन सा? ये 0, 0, 0। अब इस पोजीशन से बनाए हुए वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? x, y, z विच इज रिप्रेजेंट बाय पॉइंट P। तो क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि एक तो ऐसा था, 3D डायग्राम ऐसे ही बनेगा क्या इसका? क्या ये 3D तरीके से बाहर आ रहा है क्या? इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, ये है ना, तो इसमें अरे ये क्या होगा? अब सही है कि दिख रहा है क्या? ये x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? z हो गया। तो इस पूरे केस के अंदर ये हमारे पास जो पॉइंट है ना जो बाहर निकला हुआ है, दिख रहा है क्या? ये हमें कौन सा वेक्टर बताएगा? पोजीशन, जिसे अपन r वेक्टर बोलते हैं। और लिखते कैसे हैं? r इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। कहानी समझ में आ गई क्या? पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद रख लेना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है इनमें मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देना। सबको ये फॉर्मूला पता होता, नहीं पता हो तो याद रख लेना कि इस x प्लस वाई प्लस जेड के अंदर, z के अंदर के केप जे केप आई केप आ रहा है, इसमें डिवाइड किसका कर देना बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां पर मैं इसको मिटा के क्या करने वाला हूं देखना, मैंने वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसमें एक x लिया, एक y लिया और एक क्या ले लिया बच्चों? z ले लिया। जिसमें से एक पॉइंट मेरी इच्छा से मैंने लिया x1, y1, z1 और एक पॉइंट मैंने मेरी इच्छा से क्या लिया? x2, y2, z2। तो होगा क्या कि यहां से यहां तक के वेक्टर को बोलेंगे r1 वेक्टर, क्योंकि दोनों के दोनों कौन से वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। अब मान लो कि तुम्हें यहां से कहां शिफ्ट होना है वो देखना बच्चों। तुम्हें शिफ्ट होना है यहां से इधर,
तो ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट क्या बच्चों Q, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे O। शेप कैसा बन रहा है, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम? ट्रायंगल बन रहा है, बहुत बढ़िया। जब ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगुलर रूल का कंसेप्ट क्या बताया मैंने कि दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा। ढंग से देखो कंटिन्यूअस वेक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं, ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इज इक्वल होगा किसके, तो ओपी वेक्टर हो गया R1 वेक्टर, पीक्यू को पीक्यू ही रहने दो, और इसकी वैल्यू कितनी है R2। तो बधाई हो बच्चों, मुझे पीक्यू की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज R2 माइनस R1, और इसे ही अपन क्या बोलेंगे R21 वेक्टर। समझ में आ गया क्या, यही मेरे लिए R21 कहलाएगा, क्योंकि मैं 1 से कहां जा रहा हूं बच्चों 2 की तरफ। समझ में आ गया क्या, तो यही कंसेप्ट काम आएगा तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिज्म में और ग्रेविटेशन के अंदर, जब अपन सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, तब वेक्टर फॉर्म के अंदर ये कंसेप्ट यूज में लिया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ सकते हैं अपन, एक तरीके से वेक्टर फॉर्म ही पढ़ा दी। तो चलो देखते हैं, एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूं। कंसेप्ट क्या कहता है वो देखना बच्चों। हमारे पास वही एक क्या है डायरेक्शन है, तो उसको मैं फिल करूं कलर वाइट, फिल करूं, ठीक है, दिखेगा थोड़ी इसे, देखिए जरा, एक मेरे को इसके पैरेलल लेना है ना, ठीक है ना, ये आ गया इसके पैरेलल, और एक मुझे लेना है, खड़ा तो हो ही गया ये, अरे ये इसके पैरेलल आ गया, ठीक है, और एक मुझे लेना है लगभग इसके पैरेलल, ये देख लीजिएगा बच्चों अच्छे से, चलेगा। अब इसमें मैं ये चाहता हूं कि एक वेक्टर मैंने बनाया मेरी इच्छा से, दैट इज दिस, दिख रहा है क्या, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मेरी इच्छा से क्या मान रहा हूं, ए कोमा बी कोमा सी, सबको दिखना चाहिए। तो उसमें से इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो बना हुआ एंगल होगा वो क्या मानेंगे अल्फा, और वाई एक्सिस से जो बना हुआ एंगल होगा उससे अपन क्या मानेंगे बीटा, और जेड एक्सिस दिख रहा है कि जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे गामा, जिसमें से ये लेंथ है ए, ये लेंथ कितनी है बच्चों बी, और ये लेंथ कितनी है बच्चों सी, ए बी और सी। तो यहां पर ये जो ए कोमा बी कोमा सी है इसे बोलेंगे हर डायरेक्शन को कितने पार्ट में तोड़ा है, इसलिए क्या बोलेंगे डायरेक्शन को तोड़ने वाला पार्ट, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। इसी प्रकार ये जो अल्फा बीटा और गामा क्या है, ये एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर है ना विद एक्सिस, सही बात है कि नहीं, अलग अलग एक्सिस से बने हुए एंगल है एक्स वाई और जेड के साथ। मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहता हूं बच्चों किसकी कॉस अल्फा। पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले को याद करो, बताओ कॉस के साथ क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यू कैन सी ये जो वेक्टर आ रहा है मेरे पास आर, जो कि कौन सा वेक्टर कहलाएगा बच्चों पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। बताओ मैंने इस बार एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोऑर्डिनेट मेरे ए बी सी हो चुके हैं। तो आर वेक्टर बराबर ए बी सी हो गया। तो बधाई हो बच्चों, यहां पर मेरा जो बेस है ना कोस अल्फा निकालने जा रहा हूं, तो बेस किस पर आ रहा है ए पर, जबकि हाइपोटेनस कहां पर अटक रही है आर पर। आर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर को बोलेंगे मैग्नीट्यूड, आर का पर वेक्टर वेक्टर को बताएगा और केवल आर किसको बताएगा मैग्नीट्यूड को। तो बताइए यहां पर लिख देता हूं आर, ये क्या हो जाएगा कोस अल्फा। इसी प्रकार क्या निकालेंगे कोस बीटा, बीटा का बेस स्टार्ट हुआ कहां से बी से, खत्म कहां पर हुआ हाइपोटेनस आर पे। गामा का बेस स्टार्ट हुआ कहां से सी से और खत्म कहां पर हुआ आर पे, सही बात है कि नहीं। तो इन सब में ये गामा और आर तुम्हें एक जैसा लग जाएगा क्या बच्चों, या चल जाएगा, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूं इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ रहा हूं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। बताओ आर स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा सब में। बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से, आर नहीं आर स्क्वायर हो जाएगी। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा। तो इन सब को ढंग से देखना, क्या ये जो चीज है ये इधर आ जाएगा क्या एज इट इज, और कट कट के आंसर क्या आ जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं कि सम ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ व्हाट, डायरेक्शन कोसाइन आर, नहीं डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल्स टू 1। तो कहानी ये समझ में आई कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू अगर 1 आई है तो तुम्हें एक आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो बताओ यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहां पर इस पूरे की जगह क्या लिख देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बराबर में क्या चल रहा है। तो बताइए इन तीनों चीजों को तो मैं क्या कर देता हूं, वहां शिफ्ट कर दूं क्या। तो 1 1 1 मिलके 3, ये 1 यहां जाके माइनस का 1 और बाकी सब वहां जाके क्या हो जाएंगे। अरे समझ में आया। तो इस पूरे रामायण में ये पता चला कि डायरेक्शन साइन के स्क्वायर का सम 2 होता है। दोनों नीट के क्वेश्चन है, दोनों प्रीवियस ईयर में आए, तो एक साथ मैंने दोनों बता दिए। समझ में आई कहानी। अब मैंने क्या क्या पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट पढ़ा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, पोजीशन वेक्टर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा जो टॉपिक छूट गया वो मैं क्वेश्चन के साथ करवाता रहूंगा। द एक्सप्रेशन इज अ यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 है या स्केलर है। तो पहली बात ये स्केलर नहीं हो सकता क्योंकि आई के पर जे के पर है। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगर ये आर वेक्टर होता तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, मतलब 1/√2 का स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस 1/√2 का स्क्वायर का रूट, 1/2 प्लस 1/2 1 2 2, क्या आ गया आंसर। दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है आगे चले अपन और नेक्स्ट बोलो क्या लिखा हुआ है। सेम यूनिट वेक्टर बताओ इसके अलोंग। तो यूनिट वेक्टर अगर ये एक वेक्टर है ए आई के प्लस जे के, तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, ए में डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड का, मतलब आई के प्लस जे के में डिवाइड कर दो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 के ऊपर आई के प्लस जे के। बोलो नहीं आया, नहीं आया क्या। तो क्या आ जाएगा आंसर, सही है, दैट्स इट। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वाई एक्सिस। तो मैं यहां पर एक पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, दैट इज प्रोजेक्शन। क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चों, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से पहले यहां पर मैंने जो खाली पेज छोड़ रखा है वो किसके लिए छोड़ रखा है ये भी बता देता हूं। ये है कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, वेक्टर्स। क्या लिखा है मैंने, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके ऊपर चर्चा अपन करने वाले हैं। तो देखते हैं जरा, मेरे पास एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है मेरे पास ए, इनके बीच का एंगल कितना है, और ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसे टॉर्च रख देता हूँ। समझ रहे हो क्या, जब टॉर्च रखूंगा तो इसकी परछाई केवल इतनी ही आएगी क्या, सही बात है कि नहीं। तो जब परछाई इतनी सी आने वाली है तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, याद करो कि अगर इस ट्राइंगल को तुम ढंग से देखोगे और ये ए है, ये एंगल थीटा है, ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो मजा ये आ जाएगा कि तुम्हें बेस चाहिए और हाइपोटेनस गिवन है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बताओ बेस और हाइपोटेनस किस में आ रहा है, कॉस में। तो क्या आ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपन हाइपोटेनस। बेस को बेस माना, हाइपोटेनस को इधर ले जाओ, कितना है ए कॉस थीटा। बधाइयो बच्चों, इस पूरे की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या आएगा, अब तुम्हें याद आ गया होगा कि जब भी हम किसी भी एक वेक्टर का एंगल थीटा दे रखा है तो जहां एंगल बनेगा वहां पर हमेशा क्या लिखेंगे, और जहां नहीं बनेगा वहां पर क्या लिखेंगे। अब तुम पता है ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है क्या, तो ये भी क्या कहलाएगा। तो अगर मान लो कि मेरे पास m मास की बॉडी है और यहां पर फोर्स लग रहा है ऐसे F फोर्स, तो इसके कंपोनेंट कैसे करूंगा, एंगल थीटा दे रखा है तो दोनों अंदर जाएंगे, तो जहां एंगल बनेगा वहां पर, जहां नहीं बनता है वहां पर। मान लेते कि इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, ये m मास की बॉडी दे रखी, नीचे क्या जा रहा है mg, एंगल कितना है थीटा। बधाइयो। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर
ये एंगल भी थीटा ही कहलाएगा, तुम देखना, या एनएलएम में समझा दूंगा। तो जहां एंगल बनता है वहां पर कोस थीटा, और जहां नहीं बनता वहां पर साइन थीटा। देखो डायरेक्शन नीचे थी इसलिए दोनों की डायरेक्शन बाहर निकाली, डायरेक्शन अंदर थी तो इसलिए दोनों की डायरेक्शन अंदर ढाली, काम आता रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं, तो कंपोनेंट याद रखोगे क्या? तो मैंने तुम्हें समझा दिया, जहां एंगल बनेगा वहां पर कोस थीटा। तो इधर आओ, प्रोजेक्शन आता है। प्रोजेक्शन से पहले क्या लिख देते हैं अपन बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर के बारे में अपन को बहुत कुछ पता है, जो जो चीजें तुम्हें नहीं पता है या जो जो याद होनी चाहिए वो मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूं। इसीलिए यहां पर मैं तुम्हें यहां पर क्या लिख के दे रहा हूं, बताओ? डॉट प्रोडक्ट। तुम्हें डॉट प्रोडक्ट आता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है? अब ये अधिकतर कहां या काम आएगा वो मैं तुम्हें बताता हूं। पहला, फिजिक्स में फॉर्मूला बेस, जैसे याद है W बराबर एफ डॉट डी, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, है ना? ऐसे और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, एक तो फिजिक्स में फॉर्मूले में, और एक आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां पर मैंने तुम्हें एंगल का फॉर्मूला निकाल के दूंगा तो क्या आएगा? कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन में क्या आ जाएगा? वाव। सो देखो प्रोजेक्शन क्या होता है। अगर हमारे पास इधर बी है और ऊपर क्या है बच्चों? ए, और एंगल कितना है? थीटा, तो मैं बोलूंगा ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होगा? ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होगा? दैट इज आंसर ए कॉस थीटा। उल्टा कर दो। उल्टा क्या करेंगे? इस बार ए नीचे आ जाए और बी ऊपर आ जाए और एंगल थीटा आ जाए, तो क्या बोलेंगे? बी का ए पर प्रोजेक्शन। तो इसको क्या लिख के देंगे अपन बच्चों, बताओ? बोलिए, बी कॉस थीटा। चलेगा क्या? अब मुझे कहानी यहां पर ही पता चलती है कि ए के साथ अगर कॉस थीटा आ रहा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी अपॉन में ए बी। ए से ए कट गया, क्या बचेगा? ए डॉट बी का वेक्टर। चलेगा क्या? इधर आओ, इसमें भी बी ए डॉट बी अपॉन ए बी, बी से बी कट गया तो क्या बच रहा है? ए डॉट बी अपॉन ए। क्या इसको मैं ए के वापस लिख दूं क्या? ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से जो मैं तुम्हें एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूं। अब आओ क्वेश्चन पे। मुझे एक वेक्टर दे रखा है और ऑन वाई एक्सिस बोला है। क्या बोला बच्चों? तो ये बड़ा सिंपल है। वाई एक्सिस कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ पर? आई कैप और जे कैप। अगर इसमें आई कैप जे कैप ही नहीं है तो मैं इसको वाई पर प्रोजेक्ट ही कैसे कर पाऊंगा? इसलिए इसका आंसर वैसे मेरे पर डायरेक्ट क्या आ गया? अगर ये जे कैप होता के कैप की जगह तो आंसर 4 आता, अगर आई कैप की जगह जे कैप होता तो आंसर 3 आता। प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसका सेगमेंट बता दो, जो कि अपना पता कहाँ काम आया। ये मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो, ये ए बी सी, तो इसका एक्स पे प्रोजेक्शन कितना था? ए, वाई पे कितना था? बी, और जेड पे कितना था? सी, जो तुम्हें पहले ही बता चुका। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गायब हो चुका है? जे के है ही नहीं, तो प्रोजेक्शन 0। लेकिन प्रोजेक्शन को लेके मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। पी वाई क्यूज का क्वेश्चन, ए का बी पे प्रोजेक्शन के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। चलेगा क्या? तो तुम्हें ये याद रखना प्रोजेक्शन के लिए। इसी के साथ मैंने तुम्हें एक टॉपिक और पढ़ा दिया। क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। पकड़ो, अगला क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। ओहो हो, मैग्नीट्यूड क्या है? बी के बराबर। तो बी का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते। कितना आएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 49 प्लस इसका कितना आएगा? हाँ जल्दी बोलो। 576 सही है। तो 6 और 9 5 हाथ से लगी, 7 और 4 11 12 हाथ से लगी 625। तो इन सब में से आंसर कितना आना चाहिए? 625 आना चाहिए। आगे देखो, ये 400 हो गया और ये कितना होगा? 225। इसका 625 हो जाएगा। ये 400 और ये 25 गलत हो जाएगा। 15 225 गलत हो जाएगा। 15 ये दोनों सही हो सकते हैं। क्या कहते हो? आंसर ये दोनों हो सकते हैं। फिलहाल मैग्नीट्यूड इक्वल करा, लेकिन साथ में क्या बोला है? तो ए का वेक्टर कितना है मेरे पास? 3i के प्लस, तो 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 3 के पार्ट में 15 आता है या 20 आता है? मल्टीपल। देखो 5 से मल्टीप्लाई करके दू, 5 इधर करो, 5 दिया 15, 5 और 20। पैरेलल वेक्टर को निकालने के। अब बताओ, मैंने तुम्हें क्या पैरेलल वेक्टर में ऐसा कुछ सिखाया था क्या? तो वो लैम्डा कौन था? वो 5 है। जब भी बोला जाए कि किसी का पैरेलल वेक्टर है तो वेक्टर वही होता है, बस उस पर कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए का वेक्टर अगर 3 आई के प्लस 4 जे के पे, तो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा वेक्टर।
तो पैरेलल वेक्टर निकालने का तरीका एक ये भी हो गया। हालांकि देखा जाए ये दोनों वैसे गलत है, मैग्नीट्यूड नहीं भी निकालता तब भी ऑप्शन यही आता, क्योंकि मुझे सिर्फ लैम्डा ही तो फाइंड करना था। दोनों तरीके से हो गया। अगला चले, क्या लिखा हुआ बताओ। वेक्टर ए मेक इक्वल एंगल विद एक्स वाई जेड। ओहो हो, मतलब अल्फा बीटा और याद आ रहा है क्या, अल्फा और बीटा और गामा तीनों बराबर है, तो मतलब कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा क्या है 1। ये तीनों बराबर है, तो 3 कोस अल्फा बराबर है 1, 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, 1/√3 कोस अल्फा। क्या कहते हो, 1/√3 कहीं आ रहा है क्या, चलेगा। सेम एंगल में, स्पीड में तो नहीं चल रहा ना। पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन पूछिए। बधाई हो, मुझे एक वेक्टर दे रखा है बच्चों 2y प्लस 4j माइनस का 5k, तो तुम इसको क्या मान लेना, a b एंड c। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -5। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा बराबर a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या कहते हो, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 5 25, तो 20 45 का रूट 45 सब में आ रहा है, सब में आ रहा है ना। तो 2 4 5, 2 4 5 सही है, गलत है गलत है गलत है, क्या कहते हो, ऊपर एबीसी तो आएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया, मैंने बच्चों केवल एक्स और वाई बनाया, जेड नहीं बनाया, बताओ क्यों, क्योंकि इसमें आई कैप और जे कैप ही है। अच्छा, इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, इसका मतलब दोनों कहाँ से जा रहे हैं, बीच में से, और बीच में से एंगल कितना होता है, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। क्या गया आंसर इसका 45। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फोर्स F1 एंड F2 ऑन द पॉइंट ऑफ मास टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर अब एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, याद आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स का। तो एक वेक्टर है ए वेक्टर, क्या है, और एक है बी वेक्टर, तो बताओ इसका रिजल्टेंट कैसे से जाएगा, बीच में से। अगर बीच में से जा रहा है तो यहाँ पर इसको उठा के यहाँ रखोगे क्या, अरे हाँ या ना, उसको उठा के कहाँ रखोगे, यहाँ। तो ये ऐसा ये ऐसा, तो बताओ ये बी है तो ये भी क्या कहलाएगा, ये ए है तो ये भी क्या कहलाएगा, पूरा एंगल क्या है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये एंगल अल्फा होगा, अल्फा की बात हो नहीं रही है तो अपन केवल इस थीटा की बात करते हैं। सोच समझ के बताओ, क्या आर बराबर वही ए प्लस बी मिलेगा मिलेगा, लेकिन तुम है ना सिर्फ ये फोकस करो कि मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्ट वेक्टर नहीं चाहिए। तो यहाँ एक खुलासा होगा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये एंगल कितना पूरा, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जहाँ एंगल बनता है जहाँ नहीं बनता है, तो तुम्हारे सामने एक ट्राइंगल आ चुका है, देखो बच्चों पूरा, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल। क्या क्या आ रहा है नीचे, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना है, अल्फा है, छोटा वाला। और ये क्या है, पाइथागोरस लगा दूं इसमें, तो पाइथागोरस कहती है कि आर स्क्वायर बराबर इस पूरे का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तुम पता है इन दोनों में से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएंगे 1, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर क्या चल रहा है बच्चों, आर स्क्वायर। अब बताओ म्यूचुअली क्या दिया रखा था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 90 डिग्री रखते कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो आंसर आ गया F1 स्क्वायर प्लस। लेकिन ये दो आंसर फिर कब मिलेंगे, जब थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी तब ये आंसर आएगा बच्चे, ध्यान रखना, तुम्हें पता है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करा। और 180 पे ये, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विच कम्स आउट द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर दिस और दिस। तो तुम्हें इन दोनों को ऐड करना, 6 और 3 9 आई के प्लस 7 और 4 11 जे 99 81 121 2 10 202 आंसर आ गया। बोला इनका एडिशन करके वेक्टर बताना है ना, ठीक है। अगला, हाँ जी छगन जी, हाँ 2 मिनट बस, क्लास फ्री करके आता हूँ आपके पास, है ना, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है,
अब मैं तुम्हें जब भी ऐसे क्वेश्चन करवाने को बोलूँ तो ये फैक्टर याद रखना, 5 12 13 जब भी आ जाए ना तो ये है 5 12 13 फिक्स है। अब 5 12 13 में 13 हमेशा हाइपोटेनियस है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में तुम्हें क्या करना है, पहले इस पूरे वेक्टर को देखना है। दो कंटिन्यूस वेक्टर का सम किसके बराबर होना चाहिए, तीसरे के बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना। दो कंटिन्यूस वेक्टर का सम किसके बराबर होगा, तो ये P और ये Q वेक्टर होगा, तभी वो किसके बराबर होगा, कहते हो नहीं कहते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल मेरे लिए क्या कहलाएगा, हालांकि ये भी थीटा नहीं कहलाएगा, मैं तुम्हें समझा देता हूं। अगर एक वेक्टर है P और एक वेक्टर है क्या बच्चों Q, तो इस एंगल को बोला जाता है थीटा इन दोनों के बीच का, और ये क्या कहलाएगा, R वेक्टर। बहुत बढ़िया। तो यहां पर 5 12 3 आ रहा, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 हो गया। अब 90 के अंदर मुझे पूछा गया है कि cos 15, तो मैं बता देता हूं सब में cos cos है, तो बेस अपन क्या होना चाहिए। अब हाइपोटेनस हमेशा क्या है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया कि ये सही है, कि ये सही है और एक ये सही है। सही बात है कि नहीं। तो कहानी सुनना यहां पर कि अगर हम यहां पर थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनस, जो कि साइन में होगा, और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस, तो 5 बेटा क्या आना चाहिए आंसर, 13। सही है क्या। अच्छा ये वाला क्यों गलत हो गया बताओ, जो 7 आ रहा है, इसलिए आंसर या तो ये होगा या ये होगा, ये साइन के लिए और ये किसके लिए बच्चों, कॉस के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आ जाए मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, ओ हो, समझ रहे हैं क्या, दोनों तरफ स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हाँ या ना। इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा, ये तो पूरा कट गया, इन सबको यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो बचा कौन, कॉस की वैल्यू जीरो कितने पे होती है, आंसर कितना आ गया, कब का क्वेश्चन है, 16 का। चले अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन हो गया क्या बच्चों, स्टेटमेंट चेंज कब आया हुआ है, लगता है कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। क्या ये भी सेम है क्या, नहीं, क्यों नहीं है सेम, क्योंकि ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड है, तो दोनों तरफ क्या कर देता हूं, पता क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो वेक्टर सम था इसलिए, अब इसमें वेक्टर सम नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड का सम हो रहा है, तो ये सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस केवल 2ab, हाँ या ना, a b कट गया, 2ab से कट गया, तो क्या बचा, कॉस थीटा की वैल्यू केवल, बताओ कब होती है 1, 0 पे। कब का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने तुम्हें इसमें समझा दिया। तो ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है किसके लेके बच्चों, वेक्टर का नीट माथ तोड़ का कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, थर्ड टॉपिक, 3 6 हो गए, थर्ड टॉपिक। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।